जय हिंद दोस्तों, वन स्टॉप स्टडी में आपका स्वागत है। यह इस चैनल का पहला वीडियो है और इसके माध्यम से हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की तैयारी प्रारंभ करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 की परीक्षा संभवतः अक्टूबर या नवंबर तक होगी और अभी से तैयारी प्रारंभ करके हम न केवल पेट में बल्कि पेट के माध्यम से भरी जाने वाली सभी भर्तियों की समग्रता से तैयारी कर सकते हैं। अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसके बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो एग्ज़ाम क्या है, वो एग्ज़ाम क्यों करवाया जाता है, उस एग्ज़ाम को दे कौन सकता है, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब अगर किसी एग्ज़ाम के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो उसका सबसे अच्छा जो स्रोत हो सकता है वो हो सकता है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब पेट 2023 का नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, इसीलिए हम पेट 2022 की नोटिफिकेशन के माध्यम से इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारे सामने 2022 की पेट परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब सबसे पहले इस एग्ज़ाम के बारे में ये जान लें कि एग्ज़ाम क्या है। ये एग्ज़ाम है कॉमन एग्ज़ाम है जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा सभी डिपार्टमेंट के समूह ग के सभी पदों की अर्हता का निर्धारण करता है। इस एग्ज़ाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर सभी समूह ग के मेंस एग्ज़ाम्स के लिए कैंडिडेट चुने जाते हैं। 2020 में यूपी गवर्नमेंट का एक आदेश आया था जिसके तहत पेट करवाना जरूरी हो गया था। किस लिए? समूह ग के सभी पदों के लिए, जैसे लिखा हुआ है समूह ग के सभी पदों के लिए। एक द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है। इसका मतलब क्या हुआ? द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली मतलब है कि पहले तो एक पेट का एग्ज़ाम होगा। पेट के एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसके बेसिस पे आपको मेंस के लिए क्वालिफाई घोषित किया जाएगा। अगर आपका मार्क्स सफिशिएंट है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइड घोषित किए जाएंगे, अगर नहीं है तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। उसके बाद से आप फीस सबमिट करेंगे और फिर मेंस का एग्ज़ाम देंगे। ये ज़रूरी क्यों है? इससे सरकार का बेसिकली खर्चा बचता है। अरेंजमेंट जो करती है सरकार, पहले लाखों के लिए करना पड़ता था, अभी क्या है जो मेंस क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उनके लिए अरेंजमेंट करना है। अब जो है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, इसमें पद कौन से आते हैं, ये तो हमने बात कर ली कि समूह ग के सभी पद आते हैं। जिसे यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि समूह ग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह ग के समस्त पदों पर चयन हेतु ये होता है। ठीक है। अब समूह ग के जो पद हैं वो होते कौन से हैं टेक्निकली अगर उनकी बात की जाए तो समूह ग के वो पद होते हैं जिनका ग्रेड पे जो होता है 1900 से ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे आयोग ने हमें पूरी तरह से बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके दिया है। जिनका ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक है परंतु 4600 से कम है, वो लोग वो सारे पद समूह ग के अंदर आते हैं। इसके अलावा और क्या चीज़ ज़रूरी है? जो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? देखिए, जब पेट 2023 का नोटिफिकेशन आएगा तो उसको हम ठीक से डिटेल में एकदम डिस्कस फिर से कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तैयारी शुरू करने की बात है। तो कौन से लोग तैयारी शुरू करते हैं, तो कौन से लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो चीज़ हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए हैं, जो लोग अभी कभी परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, आज से पहले कभी तैयारी नहीं की है, तो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इस बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो कौन इसकी तैयारी कर सकता है, ये इसी में हम लोग ढूंढ के देख लेते हैं कि कौन से लोग तैयारी शुरू करते हैं। बेसिकली जो इसकी अर्हता होती है वो शैक्षिक अर्हता होगी। एक तो उम्र के हिसाब से होगी। तो शैक्षिक अर्हता जो होती है वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे है। आइए इसमें नोटिफिकेशन में ही देख लेते हैं। शैक्षिक अर्हता जो है इसमें क्या कह रहा है, हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। मतलब कि 10th 12th और ग्रेजुएशन वाले लोग जो हैं वो सब लोग भर सकते हैं। जो भी 10th से ऊपर हैं, 10th पास कर चुके हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी लोग कर चुके हैं वो सभी लोग भर सकते हैं। क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में साफ आयोग ने लिखा हुआ है कि हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल वाले जो भरेंगे, अगर उनकी भी बात करें कि अगर हाई स्कूल में जो पास कर चुके हैं बच्चे अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, पर कुछ पोस्ट हैं जो हाई स्कूल के लिए ही, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई स्कूल ही है या 10th ही है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, 12वीं है। जैसे कि लेखपाल की पोस्ट थी अभी कुछ दिन पहले, कुछ के लिए ग्रेजुएशन होता है, जैसे बंदरोगा का था। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी पोस्ट आती रहती हैं और उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं अगर आपको जॉब चाहिए तो। आयु सीमा की बात करें, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आयु का निर्धारण होता है। पहली बात तो यह है
इसमें साफ इन्होंने लिखा है कि विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अधियाचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न होती है। कुछ में 18 वर्ष हो सकती है, जो कि हाई स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो उनमें 18 वर्ष हो सकती है। इंटर और ग्रेजुएशन वालों के लिए 21 वर्ष की होगी, लेकिन अधिकतम आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष होगी। तो बेसिकली 18 से लेकर 40 की आयु तक के जो बच्चे हैं वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा में आरक्षण का भी लाभ मिलता है, ये बात इसमें लिखा हुआ है कि आरक्षित या विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य किया जाएगा। SC, ST, OBC इन लोगों के लिए आयु सीमा में कुछ छूट मिलती है, जो कि हम जब फॉर्म भरा जाएगा तो पढ़ लेंगे। वैसे अगर चाहें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। बाकी इसको बाद में जब फॉर्म आएगा एक्चुअली तो वो डिस्कस कर लेंगे। अब बेसिकली इसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो भी स्कोर कार्ड होगा उसकी वैधता कितने दिन की होगी। तो इसकी वैधता जो होती है बेसिकली 1 साल के लिए होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। स्कोर कार्ड की वैधता की अवधि जो है वो 1 वर्ष तक के लिए मान्य होती है। अब परीक्षा कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था पैटर्न जान लेना बहुत ज़रूरी है, तो परीक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं। ये सब चीज़ें जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत इसमें अभी अभी ज़रूरी नहीं है। आप तैयारी करना शुरू करिए। जब फाइनल एग्ज़ाम होने वाला होगा, जब 2023 का फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न जो होता है वो सबसे पहले देखिए 1 घंटे का 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। प्रश्नों की संख्या 100 होती है और पूर्णांक जो होता है 100 होता है। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब और 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब यह है कि 1 मार्क्स पर क्वेश्चन का होगा। अब जो है आगे का जो है, अब तैयारी अगर प्रारंभ करनी है तो सिलेबस डिस्कस करना भी ज़रूरी है। सिलेबस क्या है इसका, अब हम पेट के ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया है उसी को बस मानेंगे। उसके अलावा कहीं से भी हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। जो सिलेबस है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें हम ये भी चीज़ डिस्कस कर लेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लिया जाए कि एग्ज़ाम जो होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपने सही किया और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका मार्क 0 हो जाएगा। अब आते हैं सिलेबस पे बात करते हैं। सिलेबस बेसिकली जो है 15 पॉइंट्स में बटा हुआ है। 15 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट जो है वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास से 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। अब वो इतिहास को अगर पढ़ना है तो आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे जो स्पेसिफिक है, उनका नाम नीचे दिया हुआ है। जैसे कि इतिहास में जो टॉपिक है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ना है, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है, जैन धर्म में महावीर की जीवनी और शिक्षाएं पढ़नी है, मौर्य वंश में सब कुछ नहीं पढ़ना, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था इनके बारे में पढ़ना है, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, सल्तनत काल के बारे में पढ़ना है, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, मराठा के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है जो कि 1857 वाला था, उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हमारे देश पे क्या पड़ा था इसके बारे में पढ़ना है। चूँकि 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टॉपिक बहुत सारा है तो मैं कहूँगा कि कोशिश ये रहे कि इसे आखिर में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है आपका वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे भी बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है ये भी। इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के आएंगे। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो कि पढ़ने हैं हमें। वो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ना है। इसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में हमें पढ़ना है। महात्मा गांधी के अलावा अन्य नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक जी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, ऐसे बहुत सारे नेता थे। उनके बारे में कुछ उनकी भूमिका क्या थी ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। यहाँ उग्र राष्ट्रवाद का उदय से मतलब है लाल बाल पाल के बारे में हमने सुना है, अगर नहीं सुना है तो हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे शहीद भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ये लोग उग्र राष्ट्रवादी कहे जाते थे। इनके बारे में हमें पढ़ना है। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में हमें पढ़ना है।
भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमें पढ़ना है। ये हो गया आपका टॉपिक दूसरा। बेसिकली हमने अब तक 10 नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट जो है बेसिकली वो है भूगोल। भूगोल भी 5 नंबर का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अंदर जो पॉइंट हैं वो हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर कुछ, वो है भारत और विश्व का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर भी कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं जो हमें पढ़नी है। वो है नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद जिनको ग्लेशियर बोलते हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वनों के बारे में पढ़ना है, खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ना है। खनिज संसाधन भारत मतलब इंडिया स्पेसिफिक पढ़ना है, भारत के बारे में विशेषकर। भारत तथा विश्व का राजनीतिक भूगोल भी पढ़ना है। जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ना है। टाइम जोन के बारे में पढ़ना है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। अगला जो है भारतीय अर्थव्यवस्था है, चौथा टॉपिक। भारतीय अर्थव्यवस्था के भी 5 क्वेश्चन आएंगे और उसमें 5 ही मार्क्स होंगे। इसके अंदर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 3 भागों में बांट के पढ़नी है। सबसे पहले तो 1947 से लेकर 1991 तक, मतलब आज़ादी से लेकर 1991 तक में क्या क्या हुआ था। बेसिकली योजना आयोग जो बना था तथा पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ था, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का मिक्सचर जो होता है। हरित क्रांति में क्या हुई थी, हरित क्रांति जो थे एम स्वामीनाथन जी ने जो करवाई थी। दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड के बारे में, एक वर्गीज कुरियन के बारे में जो था वो था, और उसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। फिर उसके बाद 1991 में क्या होता है, एलपीजी सुधार होते हैं, आर्थिक सुधार होता है जिनको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, एलपीजी कहते हैं। उन सुधारों के बारे में पढ़ना और उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसे थी। और फिर 2014 में मोदी जी के आने के बाद से जो आर्थिक सुधार हुए हैं, जैसे कृषि में सुधार हुआ है, ढांचागत सुधार हुआ है, श्रम सुधार हुए हैं, आर्थिक सुधार हुआ है और जीएसटी आया है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेंगे तो अर्थव्यवस्था कवर हो जाएगी। अब अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ से हिस्ट्री से लेके और राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और अर्थव्यवस्था, ये सारे 5-5 नंबर्स के ही आ रहे हैं और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर पढ़ाई ज़्यादा है, तो ये सबसे आखिर में किए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आते हैं भारतीय संविधान। अगला टॉपिक जो है 5वां, भारतीय संविधान। ये भी 5 नंबर का आएगा और इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे। भारतीय संविधान के अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो पढ़ी जाएंगी। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और न्यायिक ढांचा जैसे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बारे में। फिर जिला प्रशासन के बारे में, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है हमारा सामान्य विज्ञान। इसके भी 5 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 3 चीज़ें होंगी। फिर आता है अंक गणित, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके 5 क्वेश्चन तो यहाँ पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ इसे, क्योंकि 5 क्वेश्चन तो यहाँ पूछे जाते हैं। फिर अभी इसका जो 14वां, जो तो 7वां है अभी, इसका जब 14वां और 15वां टॉपिक देखेंगे वो भी बिल्कुल मैथ से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन यहाँ, तो 20 + 5 ये टोटल हो जाते हैं 25 मार्क्स के आते हैं मैथ से। तो मैथ सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो मैथ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी जाएगी, इसके अंदर क्या दिया है, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशतता जिसे बोलते हैं, साधारण अंक गणितीय समीकरण पढ़ने हैं, वर्ग और वर्गमूल पढ़ना है, घातांक तथा घात पढ़ना है, एवरेज के बारे में पढ़ना है। मज़े की बात तो ये है दोस्तों कि यही सारे कॉन्सेप्ट, ये जो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, यही सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपकी यूज़ होते हैं जो 14वें और 15वें टॉपिक पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि उसके अंदर DI दिया हुआ है, तालिका और ग्राफ, उन सब चीज़ के बारे में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यही सारे टॉपिक मिलके, यही जो टॉपिक हैं, यही सारे टॉपिक मिलके उसका यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे और वहाँ पे क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो इनको पढ़ने के बाद उनको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि मैथ जो है सबसे पहले शुरू करें और मैथ को ही सबसे पहले ख़त्म कर दें ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकें। अगली चीज़ जो आती है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। 5 नंबर तो यहीं आ रहा है, दिखा रहा है। 5 नंबर के लिए आपका क्या है, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, लिंग है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हैं, सामान्य अशुद्धियाँ हैं, लेखक और रचनाएँ हैं।
ये सारे टॉपिक बहुत ही आसान होते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा हिंदी से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि अपठित गद्यांश से आगे आएगा। अब अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये भी 5 नंबर का होगा। अंग्रेजी व्याकरण से और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे जो कि काइंड ऑफ ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तर्क शक्ति की बात करें जिसे रीजनिंग कहते हैं, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे भी और 5 नंबर का होगा। इसके अंदर बृहत एवं लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह को भिन्न से अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग तथा निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण का निर्णय, ये चीज़ें आएंगी रीजनिंग के अंदर। इसको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, पिछले 6 महीने का ख़त्म करेंगे हम। उसके बाद से आता है ये मिसेलेनियस कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इजी है और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 10 नंबर का बैठेगा। ये करंट अफेयर भी 10 का है, ये भी 10 का है, इसीलिए दोनों इम्पोर्टेंट बैठते हैं। इसके अंदर क्या है, भारत और पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत की संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जानकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, विश्व के कौन कौन से संगठन हैं, उनके मुख्यालय कौन से हैं, भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी, भारत की कला एवं संस्कृति के बारे में जानकारी, भारत और विश्व के सभी खेलों के बारे में जानकारी, भारतीय अनुसंधान संगठनों के बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, पुरस्कार एवं उसके विजेता, इस बारे में कुल मिला के हमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12वां टॉपिक होगा। अब 13वां टॉपिक जो है, अच्छा 12वें टॉपिक में ही एक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। 13वें के अंदर जैसा मैंने कहा था कि हिंदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी पीछे हमने देखा था कि 5 नंबर का था और यहाँ 10 नंबर का है, तो कुल मिला के हिंदी 15 नंबर की होती है। अब इसमें क्या है, अपठित गद्यांश और उनका विश्लेषण है जो कि बहुत ही आसान होता है, इसमें कोई बहुत ही बड़ी डील नहीं है, इसका हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, 15-20 गद्यांश उसमें काम हो जाएगा। अगली जो चीज़ है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैथ सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ 25 नंबर का आता है। 5 नंबर का पीछे आपने सिलेबस देखा था जहाँ पे प्रतिशत भिन्न और ये सब चीज़ें आ रही थी। अब अगले जो 14वां और 15वां टॉपिक, जैसा मैंने कहा था कि ग्राफ के पे आधारित प्रश्न आते हैं, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, इस पे 2 प्रश्न आते हैं, 5-5 नंबर के हैं। 2 ग्राफ होंगे, उन पर 5-5 नंबर के 5-5 क्वेश्चन होंगे, जो कुल मिला के 10 नंबर का हो जाएगा। ऐसे ही तालिका पर रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, वो भी 2 क्वेश्चन, 2 तालिकाएँ होंगी, उन पर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कभी कभी थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन ये भी आसानी से किया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की जाती है। अब जैसा मैंने बताया था कि ये माइनस मार्किंग होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, कहीं अपने मन से कोई बात नहीं कर रहा मैं। लिखा हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि 4 क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो 4 × 1/4 मीन्स 1 मार्क्स कट जाएगा। एक गलत क्वेश्चन, एक सही क्वेश्चन 1:4 का मामला यहाँ पर चलता है, 1:4 का रेशियो चलता है। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं ये भी हम PYQ में देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर को ही उठा कर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इस सिलेबस की कॉपी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा मैं, आप चाहें तो वहाँ से इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मैंने सारे प्रीवियस ईयर के पेपर डाल रखे हैं, आप चाहें तो उसे विजिट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए अभी इतना ही, आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।